हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लॉ का पेपर। फर्स्ट पेपर है, मेंस पेपर है। हम लोग पहले भी मेंस पेपर को देख चुके हैं। ये जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए जो परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की, उनके पेपर्स को हम देख रहे हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कैसा पेपर आता है। इससे पहली क्लास में हमने 2015 का क्वेश्चन पेपर देखा था और आज हम देखेंगे 2012 का क्वेश्चन पेपर। सिविल जज जूनियर डिवीजन मेंस के लिए जो पेपर होता है उस पेपर को हम देखने जा रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस पेपर होते हैं, तो इस पेपर से भी हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, समय 3 घंटे है। ये लॉ का पेपर है, फर्स्ट पेपर है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने पेपर की शुरुआत करते हैं, पेपर को देख लेते हैं। इसमें भी पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना ज़रूरी है और कोई 4 प्रश्न दूसरे हल करने हैं आपको, यानी आपको टोटल 6 प्रश्न करने हैं। कोई 4 अन्य प्रश्न आप हल कर सकते हैं। कुल 6 प्रश्न करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 और खंड 2 के संदर्भ में पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। बम्बई मद्य निषेध अधिनियम 1949 की 8 धाराओं को इस आधार पर अधिकारातीत घोषित किया गया है कि उनसे नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। क्या शेष अधिनियम बना रह सकता है? यानी इसका बी पार्ट देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधायन का प्रतिषेध करता है किंतु वर्गीकरण का प्रतिषेध नहीं करता है। व्याख्या कीजिए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 118 केवल क्रिश्चियनों पर धार्मिक या पूर्त प्रायोजनों के लिए वसीयत के मामलों में निर्बंधन लगाती है। अनुच्छेद 14 की कसौटी पर इस उपबंध की संवैधानिकता का परीक्षण कीजिए। 2015 से ये पेपर थोड़ा टफ है। चलिए इसके तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 AC 597 पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ये केस लो दिया गया है आपको। यदि आपके केस लो अच्छे से याद हैं तो ही आप मेंस अच्छे से लिख पाएंगे। ये पेपर डेफिनेटली 2015 के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली हार्ड है, टफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों की परिधि पर प्रकाश डालिए। यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की जो शक्ति प्राप्त है उसके बारे में बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। संक्षेप में उन आधारों पर प्रकाश डालिए जिन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त हो सकती है। यानी उन आधारों को बताना है जिससे विवाह विच्छेद की डिक्री मिल जाती है। क्या इस आधार पर कि वह अपनी पत्नी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है समाज में नहीं जा सकता और उसके साथ जाना एक प्रकार की क्रूरता है, विवाह विच्छेद के लिए अर्जी यानी कि पिटिशन दाखिल करता है, तो निर्णय करना है आपको। एक समस्या दी गई है आपके सामने जिसका आपको सल्यूशन करना है। चलिए इसका ब पार्ट देखते हैं। बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। व्याख्या कीजिए। इस नियम के क्या अपवाद हैं वो भी बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बंधनकर्ता के मोचन के अधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या वह इस अधिकार का प्रयोग बंधक की अवधि पूरी होने से पहले कर सकता है? निर्णयज विधि का संदर्भ दीजिए। केस लॉ के बारे में अपनी क्लासेस में आपको बताता हूँ। आपको केस लॉ बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि उनसे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम की व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? उल्लेख कीजिए। फिर एक प्रॉब्लम दी गई है। मैं जो एक आवास सोसाइटी का सदस्य है, सोसाइटी से एक भूखंड खरीदता है और बाद में उसे दै को जो सोसाइटी का सदस्य नहीं उसको बेच देता है। सोसाइटी की उपविधियों में ऐसा अंतरण अनुज्ञात नहीं है। मैं का कहना है कि सोसाइटी की यह उपविधि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन करती है। इस प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन करना है। TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। न्यास शब्द की व्याख्या कीजिए।
और निष्पाद्य न्यास और निष्पादित न्यास में अंतर बताइए। न्यास के सृजन पर भी प्रकाश डालिए। 2015 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऐसा मेंस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या निम्नांकित में न्यास का सृजन होता है? क कुछ संपत्ति ख को इस आशा से वसीयत यानी विल करता है कि संपत्ति परिवार के पास रहेगी। क इस पूर्ण विश्वास के साथ कुछ संपत्ति वसीयत विल के द्वारा ख को देता है कि वह उसे निपटारा ग के लाभ के लिए करेगा। ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। साझेदारी फर्म में साझेदारों के अधिकार और दायित्वों पर प्रकाश डालिए। क्या कोई अवयस्क साझेदार हो सकता है? उसके दायित्व भी बताने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यास अधिनियम में हितग्राही के क्या अधिकार हैं? सविस्तार विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में दिए जाने वाले निवारक अनुतोष की प्रकृति और स्वभाव पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, सुखाचार की परिभाषा बताइए और इसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेडले बनाम बैक्सनडेल के वाद में प्रतिवादी नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो नियम प्रतिपादित किया गया है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करने को कहा गया है। मानहानि के अपकृत्य के अवयव बताइए। मानहानि के मामले में क्या बचाव उपलब्ध हैं उनकी व्याख्या कीजिए। टॉर्ट से क्वेश्चन दोनों लिए गए हैं, अपकृत्य विधि से इन दोनों क्वेश्चनों को पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, उन आधारों का उल्लेख कीजिए जिन पर एक मुसलमान पत्नी विवाह का विघटन करा सकती है। अगला सवाल, हिंदू अप्राप्यता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अधीन अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक कौन है और उनकी क्या शक्तियां हैं, ये पूछा गया है। क्या किसी अवयस्क की माता उसके पिता के जीवित रहते उसकी प्रथम या समान संरक्षक बन सकती हैं? व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। रायलैंड बनाम फ्लेचर के वाद में निर्धारित कठोर दायित्व के सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या कीजिए। क्या भारत में इस नियम को रूपांतरित किया गया है? ये भी आपको बताना है, इसकी भी व्याख्या करती हैं। आगे एक प्रॉब्लम है, मैं के जन्म के मात्र 6 महीने बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब वह 5 वर्ष का था उसकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया। मैं के दादा ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अधीन मैं की संरक्षता के लिए अर्जी दी और यह दावा किया गया कि माता द्वारा दूसरा विवाह करना उसे मैं की अभिरक्षा से वंचित करता है। निर्णय दीजिए। ये एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको निर्णय देना है, गार्जियनशिप एक्ट। आगे चलते हैं। समस्याएं दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, 3 को हल करना है। एक एक समस्या को देखते हैं। पहले वाली देखते हैं। मैं है कि अविवाहित पुत्री है और उसकी आयु 27 वर्ष है। वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, इसलिए वह अपने पिता है से भरण पोषण की मांग करती है। क्या वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन भरण पोषण पा सकती है या नहीं? इस समस्या को आपको बताना है। अगली समस्या, कै अवयस्क मुसलमान गै की माता है और गै की आवश्यकताओं और लाभ के लिए उसकी स्थावर संपत्ति को बेचती है। कै गै की वास्तविक संरक्षक है। इस विक्रय की वैधता आपको बतानी है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। वह एक मुर्गी का पीछा करते हुए सै की दीवार पर चढ़ता है। जब वह सै के बगीचे में था उसे सै के द्वारा लगाई गई एक स्प्रिंग गन से क्षति हो गई। इस गन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। वह नुकसानी के लिए दावा करता है। निर्णय कीजिए, क्या उसे मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कै ने ख के साथ एक करार किया और उसे अपने एक वाद में सफलता के लिए शिवजी की पूजा और अर्चना के लिए नियुक्त किया और बाद में सफल होने पर 10,000 देने का वचन दिया। वाद के समझौते के द्वारा समाप्त हो गया और कै को आशा से अधिक धन मिला। कै ख को 10,000 देने से इनकार करता है, इसलिए कै के विरुद्ध वाद संस्थित करता है। आपको निर्णय करना है कि क्या इसका निर्णय होगा। तो ये 10 क्वेश्चन टोटल थे। मेंस ये क्वेश्चन पेपर था 2012 का, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। ये आपने देखा लॉ का ये पेपर था 2012, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पेपर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि कैसे जो जुडिशरी का मेंस पेपर आता है वो कैसा आता है, जिसको आपको लिखना होता है और ये 10 क्वेश्चन में से कोई 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं।